कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर जो पढ़ रहे थे, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, उसमें लास्ट टाइम में पढ़ा था आपने जॉन टेलर इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे पहले ट्रांस इफेक्ट। आज हम पहले पढ़ेंगे ट्रांस इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट तो पढ़ लिया था ना क्या? जॉन टेलर इफेक्ट नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था यार, कि मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाता था ना, पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रांस इफेक्ट। तो यार ट्रांस इफेक्ट में क्या होगा जरा सुनो। आपके पास अगर कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कैसा, उसी में ज्यादातर पाया जाता है। हाँ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब हाइब्रिडाइजेशन DsP2, उसी में ज्यादातर ये पाया जाता है। ठीक है, होने को तो अगर किसी में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसी में होता है। स्क्वायर प्लेनर शेप कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है ना। अरे यार ऐसे शेप को ही क्या बोलते हैं? पढ़ा चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा चुके हैं। ऐसा शेप होता है। मॉलिक्यूल का शेप निकालना ही बता चुके हैं, हाइब्रिडेशन भी बता चुके हैं, सब बता चुके हैं। स्क्वायर प्लेनर शेप ये है, इस सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं। मान लिया आपने कोई ऐसा कंपाउंड लिया, यहाँ लिया आपने प्लेटिनम, यहाँ लिया Cl, यहाँ लिया Cl, यहाँ लिया Cl, यहाँ लिया Cl, और यहाँ बेटा चार्ज लगा है -2। ये PtCl4 है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? अब स्क्वायर प्लेनर है। प्लेटिनम से चारों लिगेंड कैसे लगे हैं? सेम टाइप के। मान लिया इसमें आप अमोनिया लेके गए, हम चाहते हैं कि Cl को हटा के क्या लगा दें? अमोनिया लगा दें। तो अमोनिया किस Cl को हटाएगा? अबे चारों Cl एक ही जैसे तो हैं, किसी को हटा देगा? अमोनिया। भाई चारों Cl एक ही जैसे तो हैं, ये अमोनिया जाएगा किसी भी एक Cl को। इसका मतलब जब पहला ग्रुप जा रहा है, जब पहला ग्रुप जा रहा है तो किसी भी Cl को वो हटा सकता। मान लिया इसको हटा दिया, तो भाई मर्जी जिसको जाए उसको हटा दो। हटा देने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे आ गया अमोनिया, अब चार्ज हो गया यहाँ पे -1, ताकि इस प्लेटिनम पे कितना बना रहे? +2। प्लेटिनम में +2 करने के लिए भाई एक Cl कम कर दिया तो -1 कर दिया, और क्या है ना। अब ध्यान दो, तुम्हारा मन कर रहा अभी हम एक अमोनिया और ले जाएंगे। तो जब आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पहला लीगेंड ले गए थे तो उसकी एंट्री तो फ्री थी, मतलब जहां मन चाहे वहां जाके। लेकिन जब दूसरा अमोनिया ले जाओगे, अमोनिया ले जाओ या कोई और ग्रुप ले जाओ, फिलहाल हम अमोनिया ले जा रहे हैं। अगर आप दूसरा अमोनिया ले जाओगे तो इसकी पोजीशन ये कहां जाएगा वो डिसाइड करेगा। या तो अमोनिया डिसाइड करे या क्लोरीन। दो ही टाइप के ग्रुप तो हैं। जैसे मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग पढ़ते हो ना, पता लगा ये फिनॉल है, और फिनॉल में आपने यहाँ पर CHO भी लगा रखा है, इसे +M ग्रुप बोलते हैं। इसे सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। तुमने इसमें इलेक्ट्रोफाइल कोई भेजा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? या तो OH डिसाइड करें या एल्डिहाइड डिसाइड करें। तो दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जाएगा। तो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री कौन डिसाइड करेंगे? दोनों में से कोई एक करेगा, हालांकि OH करेगा यहाँ पे फिलहाल। तो वैसे जब अमोनिया दूसरा तुम इंटर कराने जा रहे हो तो उसकी एंट्री कौन डिसाइड करेगा? या तो क्लोरीन डिसाइड करेगा या अमोनिया डिसाइड करेगा? क्लोरीन डिसाइड करेगा, क्योंकि क्लोरीन की ट्रांस पावर अमोनिया से ज्यादा होती है। जिस ग्रुप की ट्रांस पावर ज्यादा होगी वो अमोनिया को अपने ट्रांस ले जाएगा, अमोनिया को अपने ट्रांस ले जाएगा। अच्छा बताओ, क्या ये Cl डिसाइड करेगा? इस Cl की ट्रांस पोजीशन क्या है? ये यहाँ पे तो अमोनिया क्या है? अबे ऑलरेडी लगा हुआ है यार। ये Cl डिसाइडिंग नहीं हो सकता, या तो ये डिसाइडिंग होगा या फिर ये Cl क्या करेगा? अपने ट्रांस पोजीशन वाले Cl को हटा देगा और क्या लगा देगा? या ये Cl अपने ट्रांस वाले को हटा के यहाँ क्या लगा देगा? इसके अंदर दो कंपाउंड बन सकते हैं। उस अमोनिया की पोजीशन कौन डिसाइड करेगा? क्लोरीन के अमोनिया, क्योंकि क्लोरीन की ट्रांस पावर अमोनिया से। ये क्लोरीन नहीं डिसाइड करेगा,
क्योंकि इसकी ट्रांसपोजिशन पे तो अमोनिया ऑलरेडी लगा हुआ है ना, इसको डिसाइड नहीं कर पाएगा है। इसका मतलब ये वाला Cl डिसाइड कर सकता है या ये डिसाइड कर सकता है। तो हम दो कंपाउंड बना सकते हैं। एक बार मैंने ऐसे बना दिया, यहां पे अमोनिया लगा दिया, ये Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया। अब एक बार बेटा मैंने ऐसे कर दिया, यहां पे अमोनिया लगा दिया, यहां पे अमोनिया लगा दिया, ये Cl है, ये Cl है। दोनों कंपाउंड एक ही है कि अलग अलग? अगर ऊपर वाला कंपाउंड बनाया तो इस Cl ने अपने ट्रांसपोजिशन के Cl को हटाया। अगर हम नीचे वाला कंपाउंड बनाते हैं तो इस Cl ने अपने ट्रांस वाले Cl को हटाया। दोनों बात एक ही है। ये दोनों अमोनिया कितने एंगल पे है? 90 पे। तो इसे क्या बोलेंगे? सिस। यहाँ भी अमोनिया कितने पे है? 90 पे है। क्या बोलेंगे? सिस। दोनों में से कोई एक बनेगा? दोनों में से कोई एक बनेगा? इसका मतलब अगर आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोई एक लिगेंड ले जाएंगे तो उसकी एंट्री कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब दूसरा लिगेंड ले जाओगे तो उसकी पोजीशन कौन डिसाइड करेगा? जिसकी ट्रांस पावर ज्यादा होगी और वो अपने ट्रांस ले जाएगा। जिसकी ट्रांस पावर ज्यादा होती है वो ग्रुप को अपने ट्रांस पोजीशन पे ले जाता है। तो Cl की, इस Cl की ट्रांस पोजीशन क्या है? ये वाली। इसको हटा के अमोनिया लगवा देगा। इस Cl की भी ट्रांस पोजीशन क्या है? ये वाली। इसको Cl को हटा के यहाँ अमोनिया लगा देगा। ये Cl डिसाइडिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसके सामने ऑलरेडी, तो अमोनिया हटा के थोड़ी अमोनिया लगवाएगा। ये तो खैर सिंपल एग्जांपल हुआ। अब एक काम कर, ये लिखा बेटा हमने प्लेटिनम, अमोनिया, 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 और ये भी यार अमोनिया ले लिया। इस पे चार्ज है +2। इस पे चार्ज क्या है? +2 चार्ज है। ठीक है ना? अब तुमने कहा सर इसमें हम Cl ले जाएंगे, तो Cl ले जाओगे, इसकी एंट्री तो फ्री है ना। अबे जहां जाओ वहां लगा दो। चलो लगा देते हैं। यहां Cl लगा दिया, बाकी 3 अमोनिया जैसे हैं वैसे रहने दो। ध्यान देना कितना मजा आएगी। अभी ऐसे रहने दो। यहाँ चार्ज क्या लगा दिया? -1। चार्ज क्या लगा दिया? -1 लगाओगे कि +1 लगाओगे? +1, ताकि Cl उधर जाएगा तो +1 और हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। यहाँ +2 चार्ज है ना। अब मुझे बताओ, हमारा मूड है कि एक Cl को और ले जाएंगे। अब इस Cl की पोजीशन अमोनिया या क्लोरीन दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा। फिलहाल तुम्हें मैंने क्या बताया? किसकी ट्रांस पावर ज्यादा है? क्लोरीन की ट्रांस पावर ज्यादा है। तो क्लोरीन अपने सामने किसको ले जाएगा? अबे अपने सामने वाली अमोनिया को तो हटा सकता है ना। इसमें डिसाइडिंग अमोनिया है कि क्लोरीन है? क्योंकि ट्रांस पावर किसकी ज्यादा है? अभी ट्रांस पावर का ऑर्डर लिखाएंगे ना। ट्रांस पावर ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। तो ये अब ये क्या करेगा? इसके ट्रांस पोजीशन पे कौन है? ये अमोनिया को हटाएगा, Cl को लगवा देगा, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। Cl Cl, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? अमोनिया। यहाँ क्या हो जाएगा? अमोनिया। अब मुझे बताओ, ये ट्रांस कंपाउंड है कि सिस है? ट्रांस कंपाउंड है। इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। उधर लिया तो सिस कंपाउंड, ऊपर लिया तो, अगर यहां से स्टार्ट करोगे, अगर 4 Cl लेके स्टार्ट करोगे, अमोनिया लगाओगे तो लास्ट में क्या बनेगा? सिस। 4 अमोनिया लेके स्टार्ट करोगे और 2 Cl लगाओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा? ट्रांस। इसका मतलब हुआ क्या? जब आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किसी लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कराओगे, मतलब एक लिगेंड को ले जाके किसी दूसरे लिगेंड को हटाओगे, सब्स्टिट्यूट कराओगे, तो उसकी पोजीशन कौन डिसाइड करेगा? जिसकी ट्रांस पावर ज्यादा होगी। अभी लिखाते पहले बना लो इसको।
ये ट्रांस पावर का ऑर्डर लिखा हुआ है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेन कुछ याद कर लेना। ये ट्रांस पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जो ग्रुप पहले आ रहा है उसकी ट्रांस पावर ज्यादा है, जो ग्रुप बाद में आ रहा है उसकी ट्रांस पावर। जरा देखो Cl और अमोनिया में किसकी ट्रांस पावर ज्यादा है? Cl की ज्यादा है, Cl पहले आ गया ना। अमोनिया और OH लगा होता तो किसकी ट्रांस पावर ज्यादा होती? अमोनिया की। OH और वाटर होगा तो जो लास्ट वाले ग्रुप है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांस पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नोट कर लिए। ट्रांस पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ग्रुप्स का जो ट्रांस पावर होता है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अभी इसको लिखा रहने देते तब सवाल करते हैं, ताकि तुम देख के बता दो, ठीक है। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, क्योंकि 2016 में क्वेश्चन आ चुका था, आ गया था, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 2016 में क्वेश्चन आ गया था ना, इसलिए बता देते हैं। उसमें इनमें से 2-3 ग्रुप दे रखे थे, 4 या 5 दे रखे थे इनमें से, और पूछा था किसका ट्रांस पावर ज्यादा होता है, किसका ट्रांस पावर कम होता है, ये सवाल था। तो हो सकता है आपकी इस तरह कोई सवाल आ जाए कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स बना कर देगा, 2 ग्रुप इंटर करा देगा, 2 ग्रुप इंटर करा देगा, बट पूछेगा कहाँ जाएगा। 2 ग्रुप इंटर कराने के बाद पूछेगा ग्रुप कहाँ जाएगा, तब समझ में आएगा। अब हम इसी पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं, लिखा देंगे भी क्या होता है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लिए आपको मैंने ऐसा कंपाउंड बना के दिया Na, यहां बेटा बनाया Cn Cn Cn, ये लगाया हमने Cn, यहां लगा दिया -2 चार्ज, तो निकल पे +2 आ जाएगा। आपको मैंने क्या करके दिया, पहले बेटा हमने इसमें Cn है, पहले हमने इसमें क्या किया, एक ग्रुप लगा दिया यहां पर, सपोज कर लो लगा दिया NO2, इसमें यहां लगा दिया NO2, ठीक है ना। कंपाउंड बन गया A। एक कंपाउंड जो बना उसमें लगा दिया आपने Br-, कंपाउंड बन गया C कंपाउंड जो बना, चलो इतने कर लेते हैं पहले। उसने कहा A और C कंपाउंड क्या होंगे, B कर लो इसको, A और B कंपाउंड क्या होंगे, Br के बाद I, ठीक है। 2 बार हो गया, 2 बार नहीं होगा, ये हटा दो, 2 बार हमने भूल से लिख दिया है। अब बताओ जरा, अब ये पहला NO2 तो फ्री है ना, कहाँ लगाओगे, जहां तुम्हारी मर्जी है कहीं लगा दो, लगा देते हैं। Na, यहां लिखा NO2, ये लिखा Cn, ये लिखा Cn, ये लिखा Cn, ठीक है ना, कहीं भी लगा दिया। पहले NO2 के तो एंट्री फ्री है ना, चारों Cn थे। अब आपको Br लगाना है, तो अगर बेटा ब्रोमीन आपको लगाना है तो इसकी एंट्री कौन डिसाइड करेगा, Cn, क्योंकि Cn की ट्रांस, इधर देखो यहां लिखा हुआ है, Cn की ट्रांस पावर NO2 से बहुत ज्यादा है। अब लेकिन ये Cn डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इस Cn के सामने ऑलरेडी एक ग्रुप लगा चुके हैं, तो या तो ये वाला Cn लो या ये Cn लो। ये Cn अपने ट्रांस पे ले जाए तो यहाँ NO2 आएगा, या ये Cn अपने यहाँ ले जाए तो यहाँ पे NO2 आएगा, दोनों बात एक ही तो है। चाहे इसके सामने ले जाओ चाहे इसके सामने, बात एक ही, दोनों कंपाउंड सिस बनेंगे। दोनों स्थितियों में कंपाउंड क्या बनेगा, क्योंकि अगर बाई चांस आपने ऐसा किया, NO2 तो है ही है, ये Cn कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसके सामने ऑलरेडी क्या लगा है, NO2 लगा रखे हो तुम, है ना। अब जान दो ये वाला Cn इस Cn को हटा दे, NO2 लगा दे, Br लगा दे, तो दोनों Cn सेम साइड में है। कंपाउंड क्या है, सिस है। कंपाउंड क्या बना है, सिस बना है। Cn 90 डिग्री पे है ना, कितना अच्छा है। तो अगर ऐसा सवाल कभी आया तो ज्यादातर लोग तो छोड़ ही आते हैं, क्योंकि छोड़ देना भी चाहिए था, वैसे जब पढ़ा ही नहीं तो छोड़ ही दोगे। कोई चीज ना पढ़ी हुआ है तो तुक्का मानना अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का नहीं मानना है। तो 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने बता दिया ट्रांस इफेक्ट में होता क्या है।
जब किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, मेनली होता और में भी है लेकिन मेनली स्क्वायर प्लेनर में, जब किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम कोई ग्रुप इंटर कराते हैं तो उसकी पोजीशन वो डिसाइड करता है जिसकी ट्रांस पावर, और वो ग्रुप उस ग्रुप को कहाँ ले जाता है, अपने ट्रांस पर। दिखा देते हैं अभी। चलो मन नहीं मान रहा है, क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। उसने कहा बेटा ये लिखा हुआ है निकल, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज कर लो मिथाइल, यहाँ पे मान लिया लिखा आयोडीन, यहाँ पे मान लिया बेटा लिखा हुआ है HCN, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है OH। चार्ज है इस पे -1। आपने क्या किया, इसमें एक ग्रुप इंटर कराया, अब इसमें एक ग्रुप इंटर कराया आपने CN- करा, क्या बनेगा। अब इसमें ऑलरेडी कितने टाइप के ग्रुप हैं, अबे इसमें ऑलरेडी 4 टाइप के ग्रुप हैं। तो जब कोई लिगेंड इसके अंदर जाएगा तो इस CN की पोजीशन कौन डिसाइड करेगा, जिसकी ट्रांस पावर सबसे, OH CNI और मिथाइल में ट्रांस पावर इसमें ज्यादा किसकी है, देखो आयोडीन है मिथाइल की, यहाँ मिथाइल पहले आ गया ना, इसका मतलब मिथाइल की ट्रांस पावर, ये क्या करेगा, ये ट्रांस पावर ज्यादा, ये अपने सामने वाले को हटाएगा और CN को यहाँ लाके अब लगा देगा। तो ये हो जाएगा मिथाइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा CN, कौन हटा है, HCN हटा है। ऐसा हो गया। अब वो कंपाउंड बनेगा। तो इस तरह के सवाल वैसे ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन थोड़ा बहुत बता दिया मैंने। अब ये टॉपिक बहुत हाई लेवल पे पढ़ाए जाते हैं MSc में, BSc MSc के टॉपिक है, लेकिन सवाल भाई दे देते हैं, क्या बताया जाए, हिंदुस्तान है ये, है ना। ऐसा कुछ NCERT में तो लिखा नहीं है। NCERT क्या क्लास 12 की बुक में नहीं लिखा होगा, रेफरेंस बुक में नहीं लिखा होगा, तो एक सेंटेंस लिख लीजिएगा ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। जनरली इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जनरली इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जनरली इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स when any ligand is introduced, generally in square planar complex when any ligand is introduced, ligand is introduced, जब कोई ligand उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, when any ligand is introduced then when any ligand is introduced then its position will be decided by, its position will be decided by that group which has more trans power, which has more trans power। ये किताबी भाषा नहीं है, आम आदमी की भाषा में तुम्हें लिखा दिया गया, किताब में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है, ठीक है। विच हैज मोर ट्रांस पावर, तो कहां ले जाएगा, अपने ट्रांस ले जाएगा, और कहां ले जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इस पर। खैर उसके बाद कभी ना आया ना उससे पहले कभी आया था 2016 के, ना उसके बाद कभी आया है। तो उसके बाद अभी टाइम ही कितना बीता है, एक ही बार तो एग्जाम हुआ है, 2 बार एग्जाम हुआ, 2 बार तो आया नहीं। तो हो सकता आगे कोई इसके रिपीट ही कर दे सवाल को, आप कर ले जाओगे तुम। तो बेटा ट्रांस इफेक्ट था, तुम्हें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ाया था, तो आपकी नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक बचे तो वही पढ़ा रहे हैं। आपकी बेटा हेडिंग रहेगी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसे बोलते हैं EAN। ये स्लेटर एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था, वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उसने दिया था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पहले इसका फॉर्मूला सुनो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जिस कॉम्प्लेक्स का भी तुम्हें क्या निकालना हो,
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, एटॉमिक नंबर से घटा दो, कोऑर्डिनेशन नंबर जितनी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जो आएगा वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। तुम कहोगे इसका फायदा क्या है? नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन होता है गैस। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54 और 86। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ जाए या 54 आ जाए या 86 आ जाए या इनमें से किसी गैस के बराबर, इनमें से तो किसी बराबर आएगा नहीं वैसे, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल माना जाता है। वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल माना जाता है और इसी को बोलते भी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का मतलब क्या हुआ? द कॉम्प्लेक्सेस with effective atomic number, the complexes with effective atomic number 36, 54, 86 are supposed as more stable। अब बेटा हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। एक हम 2 पेपर दे रहे हैं आपको, सभी लोग अपनी जो है मेल आईडी, पहले नाम लिखेंगे, साफ सुथरा लिखना, ईमेल आईडी और साफ सुथरा लिखना, और मोबाइल नंबर तुम्हारी सुविधा के लिए है ये तो इस पे आज लिख दोगे तो 2-4 दिन बाद तुम्हारी आईडी क्रिएट हो जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा, तो हमारा वीडियो लेक्चर आप अपने यूट्यूब पर देख सकते हो। आईडी नहीं है, आईडी तो बनानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि फॉर्म भरोगे, बनाओगे किसी और के दे देना, ठीक है? नहीं है तो बना के दे देना, कल दे देना, मत लिखना, नाम तो लिख ही देना फिलहाल। ये बॉयज के लिए है, एक पेपर गर्ल्स के लिए है। धीमे धीमे लिखते जाओ, आगे भेजते जाओ। जिसकी ईमेल आईडी ना हो आज बना लेगा। आजकल के समय में ईमेल आईडी नहीं, बड़ी आश्चर्य वाली बात है। नेट चलाते हो लेकिन आईडी नहीं बनाई आज तक। हाँ, हिंदुस्तान में आधे अकाउंट तो फर्जी चल रहे हैं। फेसबुक के आधे अकाउंट तो फर्जी चलते हैं। हाँ, एक आदमी 10-10 अकाउंट बना रखा है, 8 लड़कियों के नाम से, 2 लड़कों के नाम से। फर्जी काम जम चलते ही। खैर, हाँ, तो जरा 2-4 कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लिया जाए यार। जैसे आप कभी एब्सेंट हो गए, कुछ हो गए, तो आप वीडियो लेक्चर जो है जो हम बनवा चुके हैं, अब जो नहीं बना थोड़ी दिखा देंगे तुम्हें, जो बनता जा रहा है वो आप देखते जाओगे, ठीक है? लेकिन वही देख पाएगा जो हमारा स्टूडेंट होगा, बाहरी लोग लिए नहीं है, अभी बाहर के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जरा एक काम करते हैं, हमने लिखा K4FeCN का होल 6, उसने कहा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? भाई साहब, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26 माइनस आयरन पे चार्ज निकालोगे तो +2 आएगा, 2 घटा दो, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है ना, तो ये कितना आ गया? 36 आ गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर आया? क्रिप्टन के बराबर, तो इसका मतलब स्टेबल है कॉम्प्लेक्स। दूसरा ये लिखा CO EN का होल थ्राइस, दूसरा है Cl3, ये पहला था। उसने कहा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दो, तो कोबाल्ट का भाई साहब एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27, चार्ज आएगा +3, घटा दो, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ये कैसा लिगेंड है? अबे एथिलीन डाइमीन मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है? तो बाइडेंटेड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2, तो 3 का कितना होगा? 6। ये भी कितना आया? 36। नंबर 3 ये बेटा लिखा हुआ है क्रोमियम H2O का होल 6, यहाँ लिख दिया +3, तो पूरा चार्ज +3 क्रोमियम पे होगा। वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 -3 +2 इंटू 6, वाटर तो मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, तो 21 + 12 कितना आ गया?
33। क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो रहा है? तो आपको 4 ऑप्शन देगा, कहेगा किसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लग रहा है, किसमें नहीं लग रहा है। ऐसा सवाल आ सकता है, किसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लगता है, किसमें नहीं लगता है, ऐसा सवाल पूछ सकता है। ठीक है, कोई और कंपाउंड जो मन चाहे अब ले लो, बहुत हो गया एक ही जैसे एग्जांपल, बार बार क्या करेंगे हम। चलो एक और दिखा देते हैं, तुम चाहो तो तुम भी बोल सकते हो। हमने कहा यहाँ लिखा है प्लेटिनम, यहाँ लिखा है Cl का होल 4, ये लिखा माइनस माइनस, यहाँ प्लेटिनम पे चार्ज क्या आएगा बेटा? +2। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर -2 + 2 × 4, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो ये हो जाएगा 76 + 8, कितना आ गया? 84। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। मान लो हम लिखते यहाँ पे NiCO होल 4, क्या लिखते हैं? NiCO होल 4 लिख देते हैं। तो अगर बेटा NiCO होल 4 लिख देते तो क्या हो जाता? आ जाता। निकिल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। 4 तो 0 है ना, -0 + 2 × 4, 28 8 कितना हो गया? 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो एक छोटा सा टॉपिक था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो भी तुमने पढ़ लिया। जॉन टेलर इफेक्ट पढ़ लिया, ट्रांस इफेक्ट पढ़ लिया। इतना ना कहीं पढ़ा था ना कहीं आगे पढ़ोगे। ट्रांस इफेक्ट भी तुमने पढ़ डाला अभी, अब उसका भी सवाल तुम्हें हम टेस्ट वेस्ट में दे सकते हैं। अगली हेडिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसे कहते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आपको 4 ऑप्शन देगा, कहेगा किसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है और किसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं लग रहा है। तो यार 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है? बहुत आसान चीज है। मान लिया आपने कोई कॉम्प्लेक्स लिया और उस कॉम्प्लेक्स का कोई सेंट्रल मेटल आइटम तो होगा, उस सेंट्रल मेटल आइटम के जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, वैलेंस ऑर्बिटल हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वैलेंस ऑर्बिटल जो केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट सेल के भी करते हैं, उससे पहले वाले के भी कर सकते हैं, 3D के भी कर सकते हैं, 4 के भी कर सकते हैं। तो वो वैलेंस ऑर्बिटल जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उनमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल दिखाएं तब समझ में आएगा, और लिखाएंगे बाद में। मान लो बेटा ये लिखा हुआ है FeCO का होल 5, आयरन का लास्ट में एटम, इस पे चार्ज 0 है। अरे यार आयरन पे चार्ज 0 है, यहाँ पे CO न्यूट्रल होता है ना, तो आयरन का होता है 3D6 और यहाँ बेटा होता है 4s2। होता है कि नहीं होता? बताओ जरा। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें निकालना, दोबारा बता दें इसमें एक बार, तुम भूल गए होगे। 3D6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये भैया 4s है, पूरा पूरा भरा हुआ है। CO कैसा? 4p पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, 4p पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ CO कैसा लिगेंड है? इससे स्ट्रॉन्ग तो कोई होता नहीं है। तो ये क्या करेगा? इस 4s के इलेक्ट्रॉनों को उठा के यहाँ और यहाँ फेंक देगा, अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ फेंक देगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 2 ठीक है, 3 ऐसे हो गए। ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, 3D का एक ऑर्बिटल खाली हो गया, 4s पूरा, अबे 4s इलेक्ट्रॉन को यहाँ इतने फेंकवा दिया ना, ये 4p पूरा खाली है। 5 लिगेंड हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 5 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, एक D, एक S, 3p, DsP3। क्या हाइब्रिडेशन आया? DsP3 आया। अब तुम मुझे बताओ, सारे ऑर्बिटल तो पूरे भरे हैं। अबे ये तो 4 पूरे भरे ही हैं, ये तो चारों ऑर्बिटल पूरे भरे, 8 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, प्लस आगे कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10, क्योंकि CO इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना, तो 18 हो जाएंगे भाई। 5 ऑर्बिटल पूरे पूरे भर गए ना, अब तो CO 5 आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे आएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
इसका मतलब FeCl5 किसको फॉलो कर रहा है? अगर किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, मतलब वो ऑर्बिटल जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो समझ जाओ 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो वो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अभी लिखा देंगे बाद में। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब भी तुम कंफ्यूज कर सकते थे, अब तो नहीं करना चाहिए। वैसे एक दो एग्जांपल और दिखाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। मान लो बेटा ऐसा एग्जांपल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है K3FeCN का होल 6। उसने कहा विल इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो करेगा? देखते हैं। आयरन पे यहाँ चार्ज है +3, तो भैया +3 पहले बनाओगे तो आयरन का होता है 3d6 और ये होता है 4s2, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d5 हो गया ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d5 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। ये क्या है? 4s और ये क्या है? 4p है। ये क्या है? 4s है। ये क्या है? 3d है। Cn कैसा लिगेंड है? गुस्से में आ जाएगा। Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसको उठा के यहां फेंकेगा, इसको उठा के यहां फेंक देगा। अब क्या हो गया? अब भैया ऐसा हो गया 1 2 3 4 5, ये 2 D खाली हुए, S खाली हुआ, P खाली हुआ। हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या आया बेटा? तो हाइब्रिडेशन होने के बाद ये तो सब भर जाएंगे। अब जरा इलेक्ट्रॉन देखो, ये कितने हैं? 5। तुम डायरेक्ट भी देख सकते थे, वैसे तुम डायरेक्ट भी देख सकते थे। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ये, और इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तुम डायरेक्ट देख लेते। Fe पे चार्ज क्या है? तो +3 में क्या आता है? 3d5 आता है। और Cn का मतलब है मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 2 × 6 का मतलब कितना हो गया? अरे 12 हो गया। 2 × 6 का मतलब कितना? क्योंकि 6 ऑर्बिटल रहे हुए, एक Cn कितने ऑर्बिटल में रहेगा? एक ऑर्बिटल में। तो 6 Cn के 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। तो 12 5 कितना हुआ? तुम देख के भी तो बता सकते थे। मान लिया हम लिखते यहाँ पर K4FeCN6, क्या लिखते? K4FeCN6। तो आयरन पे यहाँ चार्ज क्या है? ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तुम डायरेक्ट बता सकते हो। मालूम कैसे? क्योंकि Fe+2 में चार्ज क्या है? 3d6 आएगा। अबे 3d6 आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, और 6 Cn का मतलब 6 ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तुम देख के बता सकते हो। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है? जरा लिख लेना एक लाइन में। ये सब सवाल ऐसे हैं जो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आएंगे तो तुम्हें परेशान कर देंगे। अभी 1 2 जानकारी और देते हैं जो बहुत शानदार जानकारी है। लिखोगे कि when there are 18 electrons in when there are 18 electrons in there are 18 electrons when there are 18 electrons in valence cell of central metal atom, valence cell of central metal atom, ठीक है ना? It is supposed as valence cell of central metal atom, it is supposed as slightly stable, ये थोड़ा स्टेबल माना जाता है। इट इज सपोज्ड एज स्लाइटली स्टेबल। दोबारा बोल देते हैं एक बार। क्या? व्हेन देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इट इज सपोज्ड एज क्या? स्लाइटली स्टेबल, थोड़ा स्टेबल माना जाता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे बहुत शानदार हो, तुम्हें बता रहा हूं मैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, अब तुम कहोगे रेजोनेंस मुझे आता नहीं है। मान लो बेटा ऐसा कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है FeC5H5 होल ट्वाइस। उसने पूछा क्या ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो, सॉरी क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है?
देखना पड़ेगा। उसने कहा Fe, इसका नाम क्या था बताओ जरा? फेरोसीन। हाँ वेरी गुड, ये फेरोसीन है, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और C5H5 का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, ये C5H5, इसका नाम बताया था साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे रेजोनेंस में शामिल रहेगा। तो इसमें रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो जब हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेंगे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि रेजोनेंस में तो सब शामिल हो रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, तुमने देखा था मैंने इसको ऐसे भी तो बनाया था, यहाँ पे माइनस चार्ज दिखा देते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज दिखा देते हैं। माइनस चार्ज दिखाने का मतलब रोटेट कर रहा है, और बीच में क्या लगाया था? आयरन। इसे सैंडविच स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अबे सैंडविच हो गया ना ये सैंडविच स्ट्रक्चर है। क्यों? बीच में दब गया है, सैंडविच स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, एक माइनस चार्ज होता है इस पे, तो 2 पे क्या होगा? 2 माइनस चार्ज, तो आयरन पे क्या होगा? आयरन पे +2 होने का मतलब 3d6 आएगा, 4s पूरा पूरा खाली पड़ा होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो D वाले ले लो यार। C5H5 कितने मॉलिक्यूल हैं? अबे C5H5 कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। करने का भी कमजोर हो गई क्या? 2 लिखा हुआ है। तो C5H5 में कितने इलेक्ट्रॉन मानते हैं रेजोनेंस में? तो 2 में कितने मानोगे? 12। कितना आ गया? महा इंपॉर्टेंट, लिख लो। फेरोसीन में 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे सारे काउंट करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो इसी बात पे तुम ये भी बता सकते हो, मैंने बताया था डाइबेंजीन क्रोमियम, याद करो, एक कंपाउंड लिया था डाइबेंजीन क्रोमियम, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा। अच्छा, बेंजीन क्या होता है? न्यूट्रल। तो क्रोमियम पे चार्ज क्या होगा? और क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में होते हैं? अबे 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। बेंजीन तो जानते ही हो ना। रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक बेंजीन में रेजोनेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बेंजीन में 12 होंगे। कितने हो गए? इसका मतलब ये कंपाउंड भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, टाइम वेस्ट करना, इससे ज्यादा पढ़ाने का मतलब है। तो एक आपने और चीज पढ़ लिया, वो साइन करते जाना, उस पर ईमेल आईडी लिखते जाना, ठीक है। और सारी सही जानकारी भरना। बाद में शिकायत करोगे सर खुल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, पासवर्ड नहीं मिल पाया, ये नहीं हुआ। तो आपको अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो क्लास तो कर ही रहे हो। क्या समझे? 18 इलेक्ट्रॉन रूल समझ में आ गया? नोट कर लो। अब बेटा टॉपिक क्या बचा हुआ है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एप्लीकेशंस। क्या बचा हुआ है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बचा हुआ है। स्टेबिलिटी भी बचा हुआ है, तो पहले स्टेबिलिटी पढ़ लेते हैं। तो आपकी हेडिंग रहेगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगले टर्न पे थोड़ा सा बचेगा, चैप्टर खत्म करके डी ब्लॉक स्टार्ट कर लेंगे, और उधर सोल्यूशन चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो आपकी हेडिंग रहेगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं? तो यार इसके लिए कई सारे फैक्टर होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम कैसा है, लीगेंड कैसा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी होती है एक चीज। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो आज नहीं पढ़ा पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल लगते हैं उसमें कुछ, लेकिन बाकी चीजें तो बता ही देते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में बेटा हम पहले लिखेंगे फैक्टर्स।
ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं? पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मतलब सेंट्रल मेटल एटम किस टाइप का है, इस पर नेचर का मतलब क्या होता है, किस टाइप का है। अब नेचर में तो बहुत सारी चीजें आती है ना, उस पर चार्ज क्या है, उसका साइज क्या है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये सब चीजें आती हैं। सुनो जरा, पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, पहला पॉइंट इसमें आता है क्लास ए एंड क्लास बी एक्सेप्टर, याद ही नहीं आ रहा होगा, क्लास ए एंड क्लास बी एक्सेप्टर। ये आपको जिस दिन फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उस दिन बताया गया था। क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है। ये सेंट्रल मेटल एटम के टाइप होते हैं ना, आपको मैंने बताया था बेटा डी ब्लॉक होता है, तो डी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप से सिक्स्थ ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं वो क्लास ए एक्सेप्टर होते हैं, प्लस लेंथेनाइट्स, प्लस लेंथेनाइट्स, ये बेटा क्लास ए एक्सेप्टर होते हैं। तुम कहोगे क्या फायदा, बताते हैं अभी। और अगर आपने सेवेंथ ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप ले लिया, चाहो तो साथ में एक्टिनाइट भी जोड़ सकते हो, तो इनको क्या बोलते हैं, क्लास बी एक्सेप्टर। तुम कहोगे डेफिनेशन तो बताओ। क्लास ए एक्सेप्टर वो होते हैं जो छोटे साइज के लीगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और क्लास बी एक्सेप्टर वो होते हैं जो बड़े साइज के लीगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लिख लोगे यहां पर, फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद स्मॉलर लीगेंड्स, और खास करके फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के, FON लिख देना ब्रैकेट में। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का छोटा लीगेंड है तो और अच्छा रहेगा, वरना छोटा लीगेंड होगा तब भी चलेगा। फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद स्मॉलर लीगेंड्स, स्पेशली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। बड़े साइज का लीगेंड है तो क्लास बी एक्सेप्टर ज्यादा स्टेबल बनाता है, यहां लिख लेना, फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद बिगर साइज लीगेंड्स। और अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा तो और अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए एक्सेप्टर स्मॉल लीगेंड के साथ अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और क्लास बी एक्सेप्टर, अब लेकिन तुमको डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम ही नहीं याद होगा तो भूल ही जाओगे। मान लिया हमने लिखा यहां पे क्रोमियम, ये किस ग्रुप में आता मालूम है? अबे यहाँ स्कैंडियम आता है, यहाँ टाइटेनियम आता है, वेनेडियम आता है, क्रोमियम आता है, मैग्नीज आता है। ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवेंथ है। सिक्स तक लेना था ना मुझे, तो क्रोमियम किसका है? सिक्स का है। इसका मतलब ये क्लास ए एक्सेप्टर हो गया। मान लिया यहीं पे आगे चले गए, आयरन कोबाल्ट निकिल मिल गया, निकिल ले लिया, ये क्या हो गया? क्लास बी में आ गया, क्योंकि निकिल तो आगे आएगा ना, तो क्लास बी एक्सेप्टर हो गया वो। मान लिया आपको मैंने 4 लीगेंड दिए, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। इन चारों लीगेंड का इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है। कौन सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? स्मॉलर साइज वाला है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन में सबसे छोटा कौन है? तो क्लास ए एक्सेप्टर के साथ सबसे स्टेबल क्या बनाएगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और ये क्लास बी एक्सेप्टर है। हाँ, इसके साथ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। बात समझ में आई? शानदार पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप। ये क्लास ए और क्लास बी का मतलब होता है क्लास ए एक्सेप्टर के साथ जितना छोटा लीगेंड होगा उतना अच्छा है। इसलिए फ्लोराइड आयन स्मॉलेस्ट था, मैंने ले लिया। इसमें आयोडाइड आयन लार्जेस्ट था, मैंने पहले डाल दिया। इतना फर्क पड़ सकता है, तुम समझ लो। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी का ये पहला पॉइंट हुआ, सेंट्रल मेटल एटम का नेचर। अभी हुआ नहीं, पहला पॉइंट हुआ केवल अभी। वो हमने क्या लिया? क्लास ए, क्लास बी। सेंट्रल मेटल एटम की नेचर के बारे में बात हो रही है। दूसरा बेटा पॉइंट है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज।
अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? तो नेगेटिव होता ही क्या है सेंट्रल मेटल एटम पे? सेंट्रल एटम पे तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होता ही नहीं है ना? तो इसलिए पॉजिटिव लिख दिया मैंने। मान लो लिखा है K4FeCN6 और ये बेटा लिखा हुआ है K3FeCN6। साथ में एग्जाम्पल भी देखते जाओ, सब कुछ सेम है, पोटेशियम भी सेम है, साइनाइड भी सेम है, साइनाइड सेम है, लेकिन इसमें आयरन पे चार्ज क्या है? +3। यहाँ क्या है? +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी सब कुछ सेम रहना चाहिए, लेकिन +2 और +3 वाले में +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी सारी चीजें तो सेम कर दी ना मैंने। इसका मतलब सेंट्रल एटम पे चार्ज, अच्छा चार्ज ज्यादा होने का मतलब साइज छोटा हो जाएगा, और छोटे साइज का मेटल लिगेंड को जल्दी एक्सेप्ट करता है। तीसरा पॉइंट, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जितना छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नंबर 4, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जितना छोटा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और बेटा एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिस मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये बड़ा शानदार, अब तुम कहोगे इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इस पे क्वेश्चन बड़े शानदार बनेंगे, क्योंकि आपको जानकारी काफी होनी चाहिए। कौन किस ग्रुप का एलिमेंट है, किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, किसका कम होता है, वो सब डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी इसके बाद डी ब्लॉक पढ़ाएंगे ना, तो डी ब्लॉक में भी बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ये हमने पहली हेडिंग लिया था, नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एक और पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो यार देखो, लिगेंड तो यार स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो जितना स्ट्रांग लिगेंड होगा उतना बॉन्ड, जो उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हो, कौन कितना स्ट्रांग है, तो वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होगा। जितना स्ट्रांग लिगेंड उतना ज्यादा, मान लिया CN लगा, CO लगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? CO वाला। अबे CO तो CN से ज्यादा स्ट्रांग होता है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, लिगेंड पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना अच्छा है। तो यहां लिख देंगे नेगेटिव चार्ज ऑन लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। डाइपोल मोमेंट किसका यार? लिगेंड का। डाइपोल मोमेंट ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बेसिसिटी, डाइपोल मोमेंट के साथ साथ बेसिसिटी देखना पड़ता है, ये भी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली। जिस लिगेंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा, जिस लिगेंड की बेसिसिटी ज्यादा, जिस लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड बताया था। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ये तो लिगेंड के बारे में बात हुई। और सुनिए, एक चीज होती है बेटा, उससे बोलते हैं चीलेट इफेक्ट। क्या? चीलेट इफेक्ट। अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड लिगेंड लगा रखा है, क्या बाइडेंटेड लिगेंड लगा रखा है, तो बाइडेंटेड लिगेंड लगा होने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, जानते हो क्यों? क्योंकि वो रिंग बन जाती है। चीलेट का मतलब क्या होता है? रिंग बन जाना। मान लिया कॉपर है या कोबाल्ट, चलो कोबाल्ट ही ले लेते हैं, और तुमने यहां ले लिया एथिलीन डाइमीन। भैया एथिलीन डाइमीन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो बीच में क्या बनी? रिंग बनी। इसी रिंग बनने को क्या बोलते हैं? चीलेशन। और रिंग बनने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा रिंग होंगी उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो चीलेट इफेक्ट में क्या लिखा जाएगा? बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इसी को चीलेट इफेक्ट कहते हैं।
उधर से भी ला के लगा सकते हो, 2-3 लगा सकते हो। ये कितने मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है ये। ऐसा भी सवाल आता है, अगले टर्न पे कराएंगे। कई बार पूछेगा कौन रिंग कितने साइज की होती है, कितने आइटम की होती है, 4 की 5 की 6 की, ऐसे पूछता है ना। कितनी रिंग बनाता है कौन लिगेंड, ये सब अगले टर्न पे पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स की क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस। तो चीलेट इफेक्ट का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड लगा होने से स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाएगी। एक और इफेक्ट होता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ऊपर लिख देते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रो मतलब होता है बड़ा साइज, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। जैसे यहां बाइडेंटेड लिगेंड लगा है, वहां पॉलीडेंटेड लिगेंड लगा दो। अबे जैसे ईडीटी है, अगर आपने पॉलीडेंटेड लिगेंड लगा दिया तो स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें रिंग और ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक ईडीटीए का मॉलिक्यूल 5, एक ईडीटीए का मॉलिक्यूल जो होता है रिंग बनाता है 6, 5 रिंग बनाता है 6 मेंबर्ड, 6 नहीं बनाता, 5 रिंग बनाता है 6 मेंबर। तो 5 रिंग बनाएगा तो स्टेबिलिटी और ज्यादा हो ही जाएगी। पॉइंट लिखो, बाय द प्रेजेंस ऑफ, यही भाषा रहेगी, बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेड की जगह क्या कर दो, पॉलीडेंटेड लिगेंड। बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, उसे स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाती है। बस इसी, इट इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट।